हेलो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों के बीच बिहार पुलिस के फिर से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसा है। और अच्छा क्वेश्चन लगे तो कमेंट फटाफट कीजिए आप लोग, और आंसर फटाफट कमेंट करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं 1 नंबर में क्या है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा अधिकार मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ए में देख लेते हैं अनुच्छेद 15 के प्रदत्त मूल अधिकार, बी में अनुच्छेद 16 के प्रदत्त मूल अधिकार, 80 में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। तो तीनों कैसे होगा अभी तुरंत बता रहे हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 15 में क्या चीज़ है। अनुच्छेद 15 में है मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। चलिए 16 में देख लेते हैं हम लोग क्या है। 16 में है कि लोक निर्वाचन, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, या तो झंडा लहराने की स्वतंत्रता, या पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, या गठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक ठोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यही सब में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 2 नंबर क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देख लेते हैं, विचार करते हैं। 1 में है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। 2 में है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। और 3 में है राज्यसभा अस्थायी सदन के लिए 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इसका चलिए देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका कथन क्या है? सभी गलत है। इसका कथन क्या है? सभी गलत है। चलिए इसका कथन क्या है? सभी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर। धन विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? ए में है 14 दिनों तक, बी में है 30 दिनों तक, सी में है 60 दिनों तक, और डी में है 90 दिनों तक। तो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? तो 14 दिनों तक रोक सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्या है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह 1 में भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों को अधिवक्ता रहा हो। 2 में है उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? चलिए देख लेते हैं। 1 में केवल 1, 2 में केवल 2, 3 में है 1 और 2 दोनों, 4 में है ये ना 1 ना तो 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 होगा इसका सही उत्तर। 1 होगा इसका सही उत्तर। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में अधिवक्ता रहा हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। वित्तीय आपात उद्घोषणा का उन्मूलन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। 2 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962, 1963, 1964, 1961। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1963 में। 1963 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पर JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लागू किए थे। चलिए ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तक के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 37, बी में है अनुच्छेद 38, 80 में है अनुच्छेद 39। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 37, अनुच्छेद 37। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 37 में क्या है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 8 नंबर। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992, 1998। तो चलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में, 1991 में किया गया था। चलैया समिति का गठन का अध्यक्ष किसने किए थे? प्रो राजा चलैया ने किए थे। और चलैया समिति क्या है? एक कर सुधार है। चलैया समिति क्या है? एक कर सुधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, कौन है? देख लेते हैं। ए में भूरी क्रांति, बी में है काली क्रांति, सी में है धूसर क्रांति, डी में है गोल्डन क्रांति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। अब भूरी क्रांति कौन सी उत्पादन से संबंधित है, देख लेते हैं भाई। भूरी क्रांति जो है चमड़ा उत्पादन से है, या उर्वरक उत्पादन से है, और कोको उत्पादन से है, तीनों से है। अब काली क्रांति ये देख लेते हैं कौन सी उत्पादन से है, देख लेते हैं। क्या काली क्रांति देखना है ना, चलिए देख लेते हैं। काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन से। और भूरी क्रांति किससे है? तो सीमेंट उत्पादन से। भूरी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में 2002 में शुरू की गई थी। 2002 में शुरू किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर। क्या है? 10 नंबर। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ए में है हार्ड मनी के नाम से जाना जाता है, या सॉफ्ट मनी के नाम से जाना जाता है, या चिप मनी के नाम से जाना जाता है, या हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर। गन्ना का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, कौन करता है? ए में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, बी में है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, सी में है विपिन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, और डी में है कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर का है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? एक में है सरकारी पदों का त्याग, बी में है विदेशी मामलों का बहिष्कार, सी में है अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, इसके बाद डी में है सरकारी वाहन ऑन से यात्रा करने पर पाबंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये शामिल नहीं है। सरकारी वाहन ऑन से यात्रा करने पर पाबंद ये शामिल नहीं है असहयोग आंदोलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को की गई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को की गई थी? 30 मार्च 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या तो 6 अप्रैल 1930 को, या 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को समाप्ति किया गया था। दांडी मार्च कब समाप्ति किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्ति किया गया था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ए में चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को, बी में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, सी में है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को। तो इसका गलत हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1943 को, या 21 अक्टूबर 1943 को, या 6 नवंबर 1943 को। यार डी में इनमें से कोई नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सदस्य की गठन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर। क्या है? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, कब किया गया था? 1828 के नियम 12 के द्वारा, या 1829 के नियम 17 के द्वारा, या 1828 के नियम 17 के द्वारा, या 1829 के नियम 12 के द्वारा।
किसके द्वारा किया गया था? 1829 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है सो। चलिए देख लेते हैं क्या। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। और सती प्रथा में क्या होता था कि अगर उसका पति मर गया तो पति के ही साथ उसके पत्नी को दफना दिया जाता था। पति के ही साथ उसके पत्नी को दफना दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? किसको जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को, या लॉर्ड एलंगिन प्रथम को, या सर जॉन लॉरेंस को, या तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक को? किसको जाता है? इसका देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, लॉर्ड एलंगिन प्रथम। लॉर्ड एलंगिन प्रथम के बारे में देख लेते हैं। अब क्या है हम लोग के बीच, लॉर्ड एलंगिन प्रथम जो है भारत के द्वितीय वायसराय थे। भारत के द्वितीय वायसराय थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड एलंगिन का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तब मार्च 1862 से नवंबर 1863 तक चला था। और ये इसकी मृत्यु जो कहाँ हुआ था? इसकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ए में है पाल, बी में है राष्ट्रकूट, सी में है पल्लव और डी में है प्रतिहार। तो कौन शामिल नहीं था? पल्लव शामिल नहीं था त्रिपक्षीय में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है 19 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? चलिए देख लेते हैं। ए में है उत्तर, बी में है दक्षिण, सी में पूर्व और डी में है पश्चिम। तो किस में मिले थे? उत्तर की तरफ सिर रख के इसको दफनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उत्तर की तरफ मरे हुए मुर्दे को सिर रख के दफनाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्या है। किस बुद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस में हुआ था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? किस में हुआ था? तो चतुर्थ में दोनों विभाजन हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुआ था? किस नदी के तट पर? ए में है निरंजन, बी में है पुनपुन, सी में है तिरुपालिका और डी में है भागीरथी। तो किस नदी के तट पे हुआ था? तो तिरुपालिका नदी के तट पे हुआ था। तिरुपालिका के बारे में जान लेते हैं क्या है। तिरुपालिका जो है जैन धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध मतलब शिक्षा थे। क्या थे? बहुत प्रसिद्ध शिक्षा थे। अब महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में तिरुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था? तिरुपालिका नदी में हुआ था। कब हुआ था? 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। और कब हुआ था? 42 वर्ष की उम्र में हुआ था 498 ईसा पूर्व में। जो कि जैन धर्म में कैवल्य जो है सर्वोच्च शिक्षा ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म को सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिरुपालिका नदी के तट पर हुआ था, कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन नहीं है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन नहीं है? कच्चियन या संजय बेलंठीपुत्र, संजय बेलंठीपुत्र, या मखलीपुत्र, या पूरक कश्यप। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? मखलीपुत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा मखलीपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं मकलीपुत्र के बारे में। मकलीपुत्र जो थे भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्यादेशों के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मखयपुत्र ने की थी। कौन किए थे? मखलेपुत्र ने किए थे। चलिए ईसा पूर्व 5वीं सदी से 5वीं सदी में जो है 24वें जन्म धर्म तीर्थकर महावीर और महात्मा बुद्ध के द्वारा के उभार के पहले ही जो है महात्मा बुद्ध और महावीर से पहले ही ये मिले थे। यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन थे। ये जो महावीर और गौतम बुद्ध से पहले ही इसका चित्र मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां को। शाहजहां को क्यों कहा जाएगा? तो शाहजहां ने बहुत सारे जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब बनवाए थे। क्या क्या बनवाए थे? ताजमहल। शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1627 से 1658 तक था। अब मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, इसलिए कि उन्हें ताजमहल, लाल किला जैसे कई बड़े स्मारक बनवाए थे, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए आप लोग फटाफट। क्या है? मुगल काल में मुहतसिवा कौन था? मुहतसिवा कौन था? यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। कौन था? मुहतसिवा कौन था? चलिए देख लेते हैं। ए में सेना अधिकारी, बी में पत्राचार विभाग प्रमुख, सी में राजस्व अधिकारी और डी में है आचरण अधिकारी। कौन थे? आचरण अधिकारी थे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आचरण अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी आचरण अधिकारी थे। अब मुगलकालीन मुहतसिवा का कार्य क्या था? मुगलकालीन मुहतसिवा का कार्य था प्रमुख कार्य लोगों के आरक्षण बोलते हैं। आचरण जो है इस सेनापति के लिए किया जाता था। किसका किया जाता था? जैसे दरबारी शिष्टाचार के लिए किया जाता था। दरबारी शिष्टाचार के लिए किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया? आचरण अधिकारी। किसको कहा जाता है? आचरण अधिकारी किसको कहा जाता है? मुहतसिवा को आचरण अधिकारी कहा जाता है। मुहतसिवा को आचरण अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। राजस्व विभाग से, दान विभाग से, या सैन्य विभाग से या पत्राचार विभाग से? किस विभाग से संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सैन्य विभाग से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसकी महत्वपूर्ण कार्य क्या थी? तो सैनिकों की कार्य करना, सैनिकों को और घोड़ा को रखना, या रसद की व्यवस्था करना, या सेना का निरीक्षण करना, या सेना की भर्ती करना, इसका यही कार्य था। सेना का भर्ती करना, ये सब यही सब का कार्य था। इसका दीवान ए अर्ज का स्थापना किसने किए थे? तो बलबन ने किए थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।